हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, पिछले 2-3 वर्षों से आप लगातार द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे होंगे। हाल ही में जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो लगातार एक है ना एनओसी को लेके काफ़ी दौड़-भाग कर रही है और जो विपक्ष है वो लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है, जो भारत की पर्यावरणीय संस्कृति है, पर्यावरणीय विरासत है, उस पे खतरा है और बहुत सी जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वहाँ पे, उनके लिए भी खतरा है। कुछ पीवीटीजीज़ भी हैं। तो क्या है प्रोजेक्ट? क्यों ये लाया गया प्रोजेक्ट? क्या चुनौतियां हैं? क्यों विपक्ष इसके पीछे पड़ा हुआ है? हर चीज पे हम बात करेंगे। और क्या वास्तविकता में पर्यावरण को चुनौती है? देखिए, ऊपर बताऊं तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, वहां के पर्यावरण, वहां के जो लोकल लोग होते हैं, चुनौती तो होती ही है। थोड़ा और विस्तार से इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना? थोड़ा और विस्तार से इस पे बात करेंगे। तो क्या है, चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं। पहले तो अगर इस मैप को आप देख सके, पहले मैं विस्तारित मैप भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये अंडमान आइलैंड दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको निकोबार आइलैंड दिख रहे हैं। इसी निकोबार आइलैंड के यहाँ पे दक्षिण में, ठीक है, गलाथिया बे है ना। यहाँ से ही रादर मुझे कहना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हो रही है। मैप पे भी दिखा दूंगा कि कहां पे क्या क्या चीजें बन रही हैं। और चूंकि यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलक्का है, इधर से देखा जाए, साउथ चाइना सी को देखा जाए तो एक ट्राई कॉन्फ्लुएंस भी है। तो यहाँ का जो व्यापार क्षेत्र है और जो स्ट्रेटेजिक रीजन है, दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर ये वही क्षेत्र है जहां पे जो शॉम्पेन्स थे बहुत चर्चा में रहे। ऐसा कहा गया कि शॉम्पेन्स नहीं आना चाहते बाकी दुनिया के संपर्क में, उनको वैसे ही आइसोलेटेड रहने दिया जाए। निकोबारीज जो वहां पे आइलैंड है, उनको लेके भी बड़ी चिंता है ना। तो क्या है, दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग, कौन सा? मलक्का जलडमरूमध्। ये देख रहे हैं, मलक्का जलडमरूमध् आपको दिख रहा है ना, कि मार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 72,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो निकोबार प्रोजेक्ट है, आपको बता दूं। और ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने बहुत सारे जो कारण बताया, उसमें एक कारण तो विकास का बताया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का बताया। जो म्यांमार के मछुआरे थे ना, उन पे भी एक प्रकार के रोक लगाने की बात भी इसमें मेंशन की गई थी, जिसपे थोड़ा और क्रिटिसिज्म बाद में आया था, है ना। तो विवादास्पद बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से एक बन गई है। रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का दावा करती है, लेकिन संवेदनशील परिस्थिति तंत्र और स्वदेशी जनजाति, जो इंडिजिनस जो ट्राइब्स हैं, उनके अस्तित्व को भी खतरा है। ये प्राइमा फेसाई देखने को मिलता है जब हम इस योजना के बारे में देखते हैं, ठीक है। इस योजना के बारे में देखते हैं, विस्तार से देखेंगे तो और भी बात है। नीति आयोग का प्रोजेक्ट है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम यानी कि ANIIDCO जो है, वो इस योजना को संचालित कर रहा है, वही इस योजना की देखरेख कर रहा है, ठीक है। इसके पहले आगे बढ़ूं, बस आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो अगस्त बैच है ना, उसमें प्राइस हाइक हो जाएंगे, है ना। जो इस समय प्राइस है वो लोएस्ट प्राइस है। और अगर आप बात करें तो 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद प्राइस बहुत ऊंचे चले जाएंगे, मतलब हाई हो जाएंगे। तो इसके पहले अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं। और बड़ी बात क्या है कि 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर को इस बैच में एडमिशन भी क्लोज हो रहा है, जो हिंदी साहित्य का अगस्त बैच है, कबीरदास से शुरू है। विकास लाइव कोड चल रहा है, इसका प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार और बताता चलूं कि ये टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके आप जुड़ जाइए। यहाँ पे बातें होंगी ऑप्शनल को लेके, जीएस को लेके, जो पूछना हो, है ना। चलिए, आ जाते हैं पहली बातों की, क्या है ना, पर्यावरण परियोजना क्या है। तो आप देख सकते हैं ये निकोबार आइलैंड है ना। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, गलाथिया बे वाला जो एरिया है, देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये गलाथिया नेशनल पार्क भी है ना। इधर अंडमान सी दिख रहा है। तो देखिए जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे पोर्ट एक प्रपोज्ड है, ठीक है। थोड़ा सा जो इस येलो की बात करेंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट प्रपोज्ड है। ये मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर दिखे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, पोर्ट जो बंदरगाह है वो प्रपोज्ड है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनने को है, ठीक है। जो ग्रीन आपको डॉट्स दिख रहे हैं, जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे निकोबारीज को सेटल किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो ये पर्पल है, यहाँ पे सॉरी, जहां पे ग्रीन डॉट्स है, यहाँ पे निकोबारीज ट्राइब रहते हैं। और जहां पे पर्पल है, यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो शॉम्पेन ट्राइब है वो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए ज्यादा देखो ना, बिल्कुल इसके पास में ही है, तो कितने खतरे की बात है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे बाकी नेशनल पार्क, फॉरेस्ट एरिया आप देख सकते हैं। इस मैप को, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली तो प्लान ये है, ठीक है। तो क्या है,
अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गलाथिया बे है, ये उससे होके आता है और उसी के आसपास ये पूरी तरीके से प्लान्ड है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग से रणनीतिक निकटता, ठीक है। मलक्का जेलडब्ल्यू मध्य से 40 नॉटिकल मील की दूरी पे है, और मलक्का की इंपॉर्टेंस किसे नहीं पता है। आप अगर मलेशिया इंडोनेशिया के बीच के उस रास्ते की बात करें और साउथ चाइना सी की बात करें, तो शायद उससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस साउथ चाइना सी के आसपास किसी क्षेत्र का नहीं है, इसलिए इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है ना, ठीक है। प्राकृतिक गहराई वाले पानी की उपलब्धता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसकी मैंने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। इसके अलावा पर्यटन कनेक्टिविटी के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। बेसिकली सरकार का ज्यादा जोर इस बात पे है कि पर्यटन एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ाई जाएगी, सरकार का उधर जोर है, ठीक है। पावर प्लांट लगाया जाएगा यहाँ पे, परियोजना की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पावर प्लांट लगाया जाएगा। टाउनशिप विकसित की जाएगी, 1 लाख से अधिक नई प्रत्यक्ष नौकरियां डेवलप होंगी, ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा सरकार का कहना है ना। लेकिन हर चीज के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू सरकार ने बताया, दूसरा पहलू जो विपक्ष बता रहा है और पर्यावरणविद बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्यावरणविद जो है इसके बारे में बता रहे हैं ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। ये है पूरा, अगर और विस्तार से देखिए तो देखिए, ये कैंपबेल नेशनल पार्क है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये गलथिया नेशनल पार्क है, ठीक है। ये गलथिया बे है, यहाँ पे शॉम्पेन्स रहते हैं, ये जो पूरा एरिया यहाँ पे निकोबारिस ट्राइब रहते हैं, है ना। और ये इधर आपका अंडमान है, ये निकोबार है, और इधर से जो मलक्का स्टेट आ रहा है ना, उससे जो ट्राई जंक्शन है ना, वहां पे एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट बन रहा है। ऐसा लगता है कि भारत जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसका यहाँ पे रिप्लाई दे सकता है अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट बने। बाकी तो पर्यावरण और जो टूरिज्म की बात हो रही है वो तो खैर बढ़ेगा ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगर इसके आगे की बात की जाए तो परियोजना क्यों, तो पहली बात तो रणनीतिक महत्व, जो हमने बताया कि जियो स्ट्रेटेजिक इसका लाभ है ना। वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने की तैयारी। बांग्लादेश बहुत ज्यादा विकास के पथ पे जो अग्रसर हुआ था, जो अगर आप 2020, 21, 22, 23 को देखेंगे, खासकर 21, 22 को देखेंगे, वो इसी कारण हुआ था। वो तो बाद में वहां पे तख्ता पलट हुआ तो चीजें खराब हो गई वहां पे, है ना। उसके बाद क्या है, विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पे निर्भरता कम होगा। हम कभी उधर जा रहे हैं, इंडोनेशिया के साइड, किधर थाईलैंड के साइड चले जाना, कभी मलेशिया जा रहे हैं, हमारा अपना पॉइंट होगा, हम सीधे वहां पे ले लेंगे। उसको कोलकाता या उधर बंगाल साइड भेजने का कुछ डर नहीं होगा ना, उसका खर्चा नहीं होगा। चीनी चुनौती का मुकाबला, ये सबसे बड़ी बात है। कोलंबो बंदरगाह का बड़ा हिस्सा चीनी प्रबंधन के अधीन है, तो हम सीधे सीधे 1 to 1 को टारगेट कर सकेंगे, डिटरेंस का काम करेगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। मलक्का स्टेट पर नियंत्रण की रणनीति जो है वो कारगर साबित होगी, बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, मैं लगातार बता रहा हूं। आर्थिक लाभ क्या है, भारत के जो एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है, एग्जिम उद्योग विशेष रूप से दक्षिणी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पे, ठीक है, जो एक अप्रभावी और अकुशल लगातार व्यापार होता आया है, वो कुशल और प्रभावी हो सकेगा, ऐसा जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये फायदे होंगे, है ना। इसके अलावा राजस्व हानि को कम करना, बहुत ज्यादा लॉस होता था, मैं बताया ना कि जो चीज सीधे आके निकोबार पे आ सकता था उसको प्रॉपर, या तो आप जो हमारे ईस्ट साइड के पोर्ट हैं वहां पे लगाइए, उन सब जगह पे जाने पे ठीक ठाक खर्चे बढ़ जाते थे, है ना, और स्ट्रेटेजिक रूप से थोड़ा खतरा भी था उनको। ये चीजें बेहतर हो जाएंगी उसमें, ठीक है। चलिए परियोजना कैसे बनी है, क्या बन रही है, तो नवंबर 2022 में जो परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली। मैं आपको बताता चलूं कि जो इस समय पर्यावरण मंत्रालय है थोड़ा सा शांत है इस बात पे, सरकार ज्यादा बेहतर जान रही होगी, ठीक है। स्थानिक प्रजातियों को द्वीप पर रहने वाले स्वदेशी जनजाति समूह पर प्रभावों को कम करने के लिए शर्तों की एक लंबी सूची के साथ उन्होंने बताई कि भाई इन शर्तों का पालन करना चाहिए, है ना। 80 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन की निगरानी के लिए 3 समितियों का गठन, समितियां बनी कि पर्यावरण प्रबंधन को बेहतर तरीके से देखा जाएगा, जो समितियां बनी थी, है ना। चुनौतियां क्या थी, कानूनी नियामक बाधाएं क्या है, संविधान के अनुच्छेद 338A के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श की आवश्यकता। क्यों, क्योंकि वहां पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हमने निकोबारीज की बात की, हमने शॉम्पेन्स की बात की, है ना। वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सामाजिक आकलन, जो क्या कहते हैं, सामाजिक प्रभाव, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जिसे कहा जाता है, उसके हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट वहां की जो सोशल और जो इन्वायरमेंटल जो संस्कृति है उसको दिक्कत में ला सकता है उसको। अच्छा, पर्यावरण चुनौतियां क्या है, द्वीप के 15% भूमि पे वृक्षों की कटाई हो जाएगी, है ना। 8.5 लाख से 58 लाख तक वृक्षों की संभावित हानि होगी। और हरियाणा में जैसे ना ये जो प्रतिपूरक वनीकरण योजना हुई थी, जो
क्षतिपूर्ति के लिए जो 1 करोड़ परियोजना हुई थी, बड़ी फ्लॉप हुई थी। तो अगर सरकार यहां पे उसको लागू करने की कोशिश करेगी तो हरियाणा का एग्जांपल है जहां पे वो फ्लॉप हो चुकी है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या और चुनौतियां हैं? आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन, यस, निकोबारी जनजाति है ना। 2004 की सुनामी के दौरान इन्होंने अपने पैतृक गांवों से ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं ना। इसके अलावा परियोजना से स्थायी जो उनका क्या है, इनका जो स्थायी विस्थापन है प्रॉपर और दूर कहीं चले जाएंगे। तो ट्राइब्स के लिए विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सबको पता है कि अपने लैंड को कितना पूजते हैं वो, है ना। अपने पूर्वजों की भूमि पे वापसी का सपना समाप्त ही हो जाएगा जो नीचे से एकदम ऊपर आ गए थे। इसके अलावा शोम्पेन जो पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, पीवीटीजी एक स्पेशल ग्रुप्स है ना, ठीक है, इसमें शामिल है विशेषज्ञ जिनमें नरसंहार विशेषज्ञ और सर्वाइवल इंटरनेशनल शामिल हैं। संभावित सांस्कृतिक विनाश और बीमारी की संवेदनाशीलता को चेतावनी देते हैं। टफ हिंदी है ना, द हिंदू की हिंदी भी थोड़ी टफ आ जाती है। कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि जो शोम्पेन ट्राइब्स है उनकी लाइफ पे और उनकी जो पूरी जिंदगी है, जो सोशल, जो आइसोलेटेड लेकिन सोशल कल्चर है, वो पूरा विनष्ट हो सकता है, ऐसा विभिन्न विशेषज्ञों का कहना है। वन अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी अधिकारों का हनन भी होगा, ठीक, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। तो बड़ी बात है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा, ये बड़ी बात है। शोम्पेन के साथ इन जिनको बहुत जोड़ा जाता है। जो शोम्पेन है एज ए पीवीटीजीज बड़ी ही प्रोटेक्टेड रहे हैं और वो बाहरी लोगों से नहीं मिलना जुलना पसंद करते। आपको वो केस याद होगा 2014-15 की बात है, जब बड़ा फेमस हुआ था, जब शोम्पेन प्रजाति पे प्रश्न भी पूछा गया था, वो उसी से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए, और चुनौतियां क्या है? पर्यावरणीय विनाश, यस, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अद्वितीय जो वर्षावन पारिस्थितिकी उनका विनाश होगा। पर्यावरण मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 8.5 लाख वृक्षों की कटाई होगी। अभी मैंने बताया कि ये संख्या 50 लाख तक जा सकती है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इस द्वीप की बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, ठीक है, और लगभग 650 मीटर से ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं इस तटीय मैदान में। और एक लेदरबैक टर्टल का बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जो समुद्री कछुए हैं, ठीक है, जो लुप्त पाए प्रजाति है, वो संरक्षित करते हैं, वो यहां पे आके अपने बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार की प्रजातियों पर संकट आएगा, ठीक है। लगभग 32 लाख से 58 लाख वृक्षों का अनुमान, स्वतंत्र अनुमान जो किया गया, सरकार ने तो ये कहा था। ये जैव विविधता का नुकसान क्या? निकोबार लॉन्ग टेल मकाक पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। समुद्री कछुओं खासकर लेदरबैक के जो नेस्टिंग स्थल हैं, ठीक है, जो मास हैचिंग साइट्स होते हैं, उन पे प्रभाव पड़ेगा। और डुगोंग, जिसे समुद्री गाय कहते हैं, इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। डुगोंग समुद्री गाय जो है, उस पे भी प्रभाव पड़ेगा इसका, है ना। और फिर कोलर रीफ को नुकसान तो होगा ही, इसके बारे में तो खैर कोई सोच ही नहीं रही है। तो मैं क्या से चौथे पांचवें नंबर पे आएगी, इसके बारे में लोग सोच रहे हैं ना। चलिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? सरकार कह रही है कि आदिवासी मामलों के मंत्री, अच्छा, सरकार के पक्ष के तौर पे आदिवासी मामलों के जो मंत्री हैं जुआल ओराम ने राज्यसभा में दावा किया कि ग्रेट निकोबार परियोजना से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होगा और कोई आदिवासी विस्थापित नहीं होगा। यूपीएससी हमेशा कहता है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उनको एकदम गलत मान लेना सही होता है, तो गलत ही मान सकते हैं आप इसको, सही तो नहीं लग रहा है ना। विपक्ष की आपत्तियां क्या है? सोनिया गांधी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 की अनदेखी, जो शोम्पेन को अपने वनों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, उन्होंने इसको मेंशन किया। मैंने बताया भी, उन्होंने बाकायदा डिटेल एक आर्टिकल लिखा है द हिंदू में। अप्रैल 2024 में विशेषज्ञों के एक समूह ने स्वदेशी अधिकारों के उल्लंघन और तथ्यों की गलत प्रस्तुति के कारण परियोजना को रद्द करने के लिए एनसीएसटी को पत्र लिखा था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338 की जब हम बात कर रहे थे तो उनको पत्र लिखा गया था। अब उस पर एक्शन कितना लिया गया? सरकार के ही अंग है, तो खैर। राहुल गांधी द्वारा जो है विपक्षी नेता एफआरए उल्लंघन की जांच की मांग की गई, फॉरेस्ट राइट जो एक्ट्स होते हैं उनकी जांच की मांग की गई, ठीक है। कुछ और संवैधानिक मुद्दे, कानूनी मुद्दे क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद 338 है, इसका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उससे परामर्श अनिवार्य है। हमने बताया कि पत्र भी लिखा गया। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, क्यों साइलेंट है? गॉड नोस। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है ये क्या कहता है? शोम्पेन को वन संरक्षण इसके द्वारा अपने क्षेत्र को विनियमित करने का और मैनेज करने का अधिकार है, ठीक है, उसके प्रबंधन का अधिकार है ना। उनसे परामर्श नहीं लिया गया, ये तो अपने आप में बड़ी ही दुर्गति वाली बात है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या कहता है? सामाजिक प्रभाव आकलन यानी कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट में निकोबारी और शोम्पेन का उल्लेख नहीं किया गया। जो सबसे मेन प्रमुख ट्राइब्स है वहां की, उनकी बात ही नहीं की गई, जिसमें से जो निकोबारी है वो ऑलरेडी सुनामी की मार झेल चुकी है ना। संस्थागत विफलताएं क्या रही? ट्राइबल काउंसिल की आपत्ति पत्र, एनओसी को रद्द करना, बात कर रहा था मैं इसकी। जल्दबाजी में हस्ताक्षर करवाने का आरोप भी लगातार विपक्ष लगा रहा है सरकार पे, ठीक है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश की अनदेखी। एनजीटी, तो खैर एनजीटी की बात कर लें, एनसीएससी की बात कर लें, या हम बात कर लें आरटीआई वाला जो संस्था है,
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, इन सारी संस्थाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक बैकफुट पे जाना पड़ा है पिछले कुछ वर्षों में, तो वो तो खैर देखने को मिल भी रहा है ना। चलिए, निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि यस, ये भारत के विकास दर्शन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। स्वदेशी जनजातीय समूह के लिए अस्तित्व का खतरा तो है ही, साथ में जो वनस्पति और जीव जंतु हैं उनके लिए भी और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि विकासात्मक आयाम भी है, रणनीतिक आयाम भी है, लेकिन किस कॉस्ट पे? क्या हमारी प्रकृति इस बात को गवाही देती है? इस समय जो हम पर्यावरण देख रहे हैं, पंजाब की हालत देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, लगभग सभी भागों में बारिश हो रही है। पर्यावरण के हर उस नकारात्मक आयाम को पिछले 4 से 5 वर्षों में पूरे भारत ने देखा, विश्व ने देखा। उसके बाद भी अगर हम अनदेखी करेंगे तो ये किसकी लॉस है, ये किसका नुकसान है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। एक छोटा सा प्रश्न, पहली बात, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा, एक सीधा सा प्रश्न है मेरा, 1972, 1992 और 2012 में 20-20 वर्ष के अंतराल पे 3 प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन हुए, आप उनका नाम बताते जाइएगा, मैं देखता हूं, ठीक है, रिप्लाई जरूर करूंगा, जो बेस्ट आंसर होगा उस पर भी, ठीक है। चलिए, बाकी बताता चलो कि स्टडी आईक्यू पे चूंकि सभी कोर्स पे इस समय क्या चल रही है, ठीक है। बता दें कि 12 सितंबर तक अगर आप हमारे किसी बैच को लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अल्टीमेट प्राइस हाइक होगा, अल्टीमेट प्राइस हाइक हो जाएगा, प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा समय चला सेल का। तो 12 तारीख के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा रात 11 बजे के बाद। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे यूपीएससी, ऑप्शनल, स्टेट पीएससी या जुडिशरी किसी भी कोर्स को खरीद सकते हैं। हिंदी लिटरेचर में पढ़ाता ही हूं। जीएस का एक बैच जो है, जो हमारा कल शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बैच भी है जो 12 सितंबर को शुरू हो रहे हैं। आपकी कॉल है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करें। हाँ, क्योंकि 12 सितंबर के बाद प्राइस बहुत ऊंचा चला जाएगा, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ जाइए, प्रश्न जो पूछे उसका उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।